हाँ, ममता जी का हैंड रेज होते से ही समझ जाते हैं हम कि रिकॉर्डिंग का ध्यान नहीं रहा। चलिए। हम्म। देखिए। हाँ, विदेह क्षेत्र में आ गए थे हम। विदेह क्षेत्र में ये जो सुमेरु पर्वत है उसके उस तरफ दो गजदंत पर्वत है ना। तो ये ऐसा ऐसे ये शेप के, मतलब गजदंत क्यों बोलते हैं कि हाथी के दांत के शेप के ये पर्वत है। दो इधर है और दो इधर है। दोनों तरफ गजदंत पर्वत है ना। ठीक है। अब इस विदेह क्षेत्र के पूर्व में 8 नगरियां हैं। मतलब ऐसे कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 7 8। 8 नगरियां इधर है और ऐसे के ऐसी 8 नगरियां इधर है। दोनों तरफ 8 8 नगरियां हैं। किसके दोनों तरफ? जो नदी बह रही है सीता नदी, उसके दोनों तरफ। मतलब उस तरफ भी 8 नदी है और इस तरफ नगरी। नगरी बोल रहे हैं इसको, लेकिन ये एक बड़ा पूरा एक देश है, पूरा क्षेत्र है, पूरा बड़ा। नाम नगरी है लेकिन वो बहुत बड़ा है। ठीक है। तो ये 8 नगरियां इधर है, 8 नगरी इधर है। ऐसे ही इधर भी 2 3 4 5 6 7, ये 8 नगरी इधर। 8 नगरी इधर है। दोनों तरफ 8 8 नगरियां हैं। मतलब 16 इधर और 16 इधर। तो कितनी नगरी हो गई? 32 नगरी हो गई। ठीक है। विदेह क्षेत्र के दोनों तरफ 32 नगरियां हो गई। 8 8 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, इस तरह से ये 32 नगरियां हो गई। बना ली आप लोगों ने 32 नगरियां, नमिता जी? जी। आ रहा है समझ में? हाँ। चलिए। तो ये 32 नगरियां हो गई है। अब ये जो गजदंत पर्वत है, हम्म। दीदी। हाँ, ये कहलाते हैं, इधर वाला कहलाएगा उत्तर कुरु और इधर वाला कहलाएगा देवकुरु। इनका नाम है। गजदंत पर्वत के बीच में जो देव ये जगह है वो है उत्तर कुरु और ये देव कुरु। और ये दोनों ही भोग भूमि है, उत्कृष्ट भोग भूमि। मतलब पहले काल की जैसी भोग भूमि है दोनों, ये भी और ये भी। उत्तर कुरु और देव कुरु दोनों ही उत्कृष्ट भोग भूमि है। तो कौन सा काल लगेगा यहाँ पर? नाम क्या है उस काल का, ललिता जी? इसमें लगेगा ये सुखमा सुखमा। हाँ, कहाँ पर? गजदन पर्वत नहीं, जो गजद इसमें देवकुरु में और उत्तर कुरु में। उत्तर कुरु और देव कुरु में, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें जो ये पहली नगरी है यहाँ पर, ये पुष्कलावती नगरी है, ये पहली पुष्कलावती नगरी। ये जो पहली नगरी का नाम, ऐसे सब पूरी 32 नगरियों के नाम उपलब्ध हैं हमारे पास। आगम में पूरी 32 नगरियों के नाम बताए, इधर की भी इधर की भी। पर ये पहली जो नगरी है पुष्कलावती नगरी, यहाँ पर ही सिवंधर भगवान है अभी। अभी वर्तमान में विराजमान है इसी नगरी में, पुष्कलावती नगरी में।
मेरे पास है पर इसका नाम बहुत छोटे छोटे हैं। हाँ इसमें नहीं है है, पूरा नाम जंगल। पूरे हैं अपने पास। देखो मैं नाम। दीदी इसमें 8वां नंबर लिखा हुआ है जहां पर आपने पहला नंबर बताया। हाँ ये मतलब इधर से पुष्करवती। देखोगे तो आप पहला है, वैसे आठवां है। पहला हाँ। दूसरा तीसरा इधर से गिनोगे तो अब ये आठवां है। और ये ऐसा है, और यहाँ पर इसके ये नीचे वाले में ये यहाँ पर युगमंधर भगवान है, हम्म। अभी विराजमान है। और ये वत्सा नगरी है। ये हम्म। पुष्कलावती है और ये वत्सा नगरी है। और नगरियों के नाम है कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लांगलावर्ता, पुष्कला, पुष्कलावर्ती, फिर वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, अ, वत्सकावती, रम्या, सुरम्य, रमणीया और मंगलावती। ये इस तरह से ये 16 और उधर के भी नाम है हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हमारे लिए तो अभी ये दो काम की है। पुष्कलावती क्योंकि यहाँ पर सिमंदर भगवान विराजमान है, और वत्सा, वत्सा नगरी क्योंकि वहां पर युगमंदर स्वामी विराजमान है। हाँ जी, कोई प्रश्न है? हाँ जी, हाँ जी दे देना। वही मैं सोच रही थी ना, आपसे बोल रही था कि 32 नगरी हैं और तीर्थंकर 20 ही है। मतलब तो हाँ, देखो प्रश्न कोई इनका दो आया था दो कि भाई ये 8 और 8 16 और इधर की भी 16, कुल मिलाकर 32 नगरियां हैं और तीर्थंकर 20 है। तो ऐसा कैसे हो गया, 32 नगरी में कैसे बैठेगा 20 का गणित? तो देखो ऐसा है, ये जो 8 नगरियां हैं, पहली पूर्व विधेय में 8 नगरियां हैं, इसमें केवल एक ही तीर्थंकर सिमंदर भगवान ही रहेंगे। 8 नगरियों के बीच में एक तीर्थंकर है सिमंदर भगवान। इन 8 नगरियों के बीच में एक तीर्थंकर है युगमंदर भगवान। और इसमें बाहु और इसमें सुबाहु, ऐसा है। तो बाकी के कहाँ गए? तो वो अभी आपको धैर्य रखना पड़ेगा, वो भी आने वाले हैं। बाकी के जो 20 तीर्थंकर है वो कहाँ है, तो वो भी आपको बताया जाएगा अभी। ठीक है अंजू जी? हम्म। हाँ हाँ, समझ में आ गया। इन 8 नगरियों के बीच में ठीक है एक, दीदी, ठीक है। और इन 8 नगरियों के बीच में एक तीर्थंकर है। किसी आगम में तो ऐसा आता है कि वो 8 नगरियों में प्रवर्तमान रहते हैं, लेकिन आगम में कहीं पर ऐसा उल्लेखित है कि वो एक ही नगरी में रहते हैं, और वो पुष्कलावती नगरी है, केवल उसी में ही रहते हैं। तो जैसा भी होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिमंदर स्वामी और युगमंदर स्वामी। युगमंदर स्वामी कौन से देश में है? वत्सा देश में। अब ये जो नगरी है, पुष्कलावती, वत्सा और बाकी की जो नगरियां हैं, उनकी साइज कितनी है? तो आप ये समझिए, इसका साइज का ये अंदाज लगाइए कि ये जो जैसे भरत क्षेत्र था, उसमें बीच में विजयार्ध पर्वत था और उसके 5 म्लेच्छखंड और एक आर्यखंड थे। ऐसे प्रत्येक नगरी में एक विजयार्ध पर्वत है और 5 म्लेच्छखंड और एक आर्यखंड है, प्रत्येक नगरी में। कितनी है? 32 नगरियां हैं, तो कितने हो गए विजयार्ध पर्वत भी? 32 विजयार्ध पर्वत हो गए 32। विदेह संबंधी। केवल विदेह क्षेत्र में ही 32 विजयार्ध पर्वत है, और एक एक के 5 5 मलक्ष खंड है, और एक एक आर्यखंड है। तो आर्यखंड तो 32 हुए, विदेह संबंधी हम्म। आर्यखंड कितने हुए? 32। और मलेच्छ खंड एक एक के 5 5 ऐसे करके जोड़ना आप। इसमें एक नगरी के भी 32, 160। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ हाँ ललित, बोलिए मैं बोलिए। एक ने 6 भाग हुए, 5 ब्लेस्टर और एक आर्यखंड। सब में 6 खंड हैं, सब में चक्रवर्ती होते हैं, सब में चक्रवर्ती 6 खंडक पर विजय प्राप्त करते हैं, सब में हर नगरी में जो विजयार्थ पर्वत है वहां पर वो वृषभाचल पर्वत पर अपना नाम लिखने जाते हैं चक्रवर्ती। वहां पर उनको वैराग्य होता है कि अरे यहाँ तो पहले ही इतने सारे नाम लिखे हैं, फिर किसी एक का नाम मिटाकर वो अपना नाम लिखते हैं। ये सब हर प्रत्येक नगरी में होगा ऐसा, सेम प्रोसीजर। और प्रत्येक नगरी में चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने जाता है। मन में उसके रहता सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो 6 खंडों को जीतता है ना? ये तो सबको पता होगा मैं कि चक्रवर्ती, जैसे भरत चक्रवर्ती थे घर में रहकर भी वैरागी, वैसे ही प्रत्येक चक्रवर्ती का ऐसा ही होता है। ठीक है, हाँ अनीता जी बोलिए। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको वहां से।
ये देवकुरु और उत्तर कुरु दोनों तरफ है क्या सुमेरु पर्वत के? नहीं, एक तरफ उत्तर कुरु है और एक तरफ देवकुरु है। नहीं, इसमें नक्शे में तो दोनों है कि सुमेरु पर्वत के ऊपर भी देवकुरु उत्तर कुरु है और नीचे भी देवकुरु उत्तर कुरु है। नहीं, नहीं, उत्तर में, उत्तर दिशा में उत्तर कुरु है और पश्चिम दिशा में, दक्षिण दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा में देवकुरु। कौन सा कुरु? देव कुरु, ऐसा है। देवकुरु दक्षिण दिशा में और उत्तर कुरु उत्तर दिशा में। हाँ ठीक है दीदी, थोड़ा समझ में नहीं आया था। हाँ, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये हो गई। अब ये मतलब आप सोच लो कि विधेय क्षेत्र का कितना ज्यादा विस्तार है, इतना बड़ा है। जो एक मतलब जो भरत क्षेत्र है वो तो बिल्कुल बहुत ही छोटी सी जगह है, क्योंकि इसमें तो भरत क्षेत्र में तो केवल 5 मृक्षखंड और एक आर्यखंड है, लेकिन विधेय क्षेत्र में तो 32 देश है, एक एक भरत क्षेत्र जैसे 32 देश है। तो इतना बड़ा विधेय क्षेत्र है। ठीक है, विदेश क्षेत्र का समझ में आ गया। इधर सीमंतर भगवान है, इधर युगमंतर है, इधर बाहु, इधर सुबाहु, ऐसा है। हाँ जी। चलिए अब, अब ये भरत विदेश क्षेत्र में कौन सा काल चल रहा है? तो पृष्ठ भोग भूमि है। हम्म यह हमेशा चौथाई काल। हाँ, अब देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ये जो 32 नगरियां हैं, इनमें तो चौथा ही काल चलेगा। चौथा काल चलेगा, हाँ। चौथे काल में ही तीर्थंकर का जन्म होता है और तीर्थंकर रहते हैं, तो ये हमेशा ही चौथा काल रहेगा यहाँ पर। विदेह क्षेत्र की इन 32 नगरियों में हमेशा चौथा काल रहेगा। लेकिन जो देवकुरु उत्तर कुरु है, यहाँ पर उत्तम भोग भूमि है, उत्कृष्ट भोग भूमि है, सुकमा सुकमा काल है, इसमें मतलब पहला काल चलता चलेगा पहला हमेशा। काल रहेगा इसमें, हाँ। हमेशा ऐसा रहेगा। काल परिवर्तित नहीं होते हैं। काल परिवर्तित केवल भरत में और ऐरावत में होते हैं। 6 काल का जो परिवर्तन है वो भरत और ऐरावत में है। अभी ऐरावत का भी आने वाला है, उसमें और समझेंगे हम। तो ये हमने देखा, नील पर्वत तक हम आ गए हैं। नील पर्वत में जो केसरी नाम का जो सरोवर था, उससे सीता नदी निकली है। और इसी से, केसरी नाम के सरोवर से ही नरकांता नाम की नदी निकली है, जो इस नाभिगिरी पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए और हम्म। पश्चिम दिशा में जाती है। कौन से क्षेत्र में? नरकांता नदी। कौन सा क्षेत्र आ गया? रम्य क्षेत्र में। रम्य क्षेत्र में। पर्वत। तो ये नरकांता नदी निकली है और इधर से आई है एक नदी, वो इसने इसने भी नाभिगिरी का प्रदक्षिणा देते हुए ये इधर पूर्व दिशा में गई है। कौन सी नदी है ये? नारी। ये नारी और ये नरकांता। ठीक है, क्योंकि इसमें भी वो नाभिगिरी पर्वत है। नाभिगिरी पर्वत क्या होता है कि वो बिल्कुल व्हाइट कलर का पर्वत होता है, बहुत योजन ऊंचा पर्वत एक होता है, वो इसमें है। चार चार हैं, पूरे जम्बू द्वीप में 4 नाभिगिरी पर्वत है। तो वो यहाँ पर भी है। कौन से क्षेत्र में? रम्य क्षेत्र में। और इसके बाद, रम्य क्षेत्र के बाद रुक्मी पर्वत आया है। और रुक्मी पर्वत का सरोवर का नाम क्या है? महापुंडरीक। ये भी भोग भूमि है। जो रम्य क्षेत्र है वह भी भोग भूमि ही है। हाँ, कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस कीजिए, बाकी आप लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। नारी और नरकांता नदी इस रम्य क्षेत्र में है। और ये जो महापुंडरीक सरोवर है, उसमें से एक तो नारी नदी निकली है और दूसरी रूप्यकुला नदी निकली है। तो वो भी इधर नाभिगिरी पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए और पश्चिम में गई है, रूप्यकुला। और जो अंतिम शिखरी पर्वत है,
उसमें जो पुंडरीक नाम का सरोवर है वहां से भी एक नदी निकल कर और इस नाभिगिरी की प्रदक्षिणा देते हुए और पूर्व में गई है, तो स्वर्णकुला। स्वर्णकुला, इधर पूर्व में स्वर्णकुला और पश्चिम में रूप्यकुला। कौन से क्षेत्र में? शिखरी, ये शिखरी, शिखरी तो वो हो गया, नहीं वो है हिरण्यवत हाँ, क्षेत्र। हिरण्यवत क्षेत्र में रूप्यकुला और स्वर्णकुला, ये दो नदियां निकली हैं, पर एक उधर से निकली और एक इधर से निकली है। ठीक है, अब अंतिम क्षेत्र आ गया हमारा। अब अंतिम क्षेत्र का नाम क्या है? एरावत क्षेत्र। वत क्षेत्र। हाँ, रेखा जी बना पा रहे हैं आप चित्र? दीदी हमारा थोड़ा छूट गया है, हम बाद में है ना वो यूट्यूब पे देख के कवर कर लेंगे पूरा। अच्छा, पर अभी बना, कोई बात नहीं, छूट गया तो जहां से ज्वाइन किया वहां से हाँ वापस बनाना चालू कर हाँ, दे। हो रहा है, सब बन रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ जी। हाँ, अंतिम क्षेत्र आ गया हमारा एरावत क्षेत्र। तो ये जो एरावत क्षेत्र है वो भी बिल्कुल भरत क्षेत्र जैसा ही है, सेम। उसमें भी बिल्कुल बीचों बीच में विजयार्ध पर्वत है ना। और इस सरोवर से निकलकर दो नदियां बह रही है, एक इधर और एक इधर, पूर्व में और एक पश्चिम में। कौन सी नदी है ये? रक्ता रक्तोदा नदी। और रक्तोदा। रक्ता रक्तोदा, ये दो नदियां बही है इसमें से। इस क्षेत्र में दो नदियां हैं। अब इन दो नदियों के कारण क्या हुआ है? दो नदी और खंड, विजयार्ध पर्वत, एक विजयार्ध पर्वत, इसके कारण यहाँ पर भी छह खंड छह। विभाजित हो गए। एरावत क्षेत्र के भी छह खंड हो गए। और ये एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन ऊपर और तीन नीचे, ऐसे ये छह खंड विभाजित हो गए। उसमें से ये वाला आधे खंड है और बाकी सब म्लेच्छ खंड है। तो पांच म्लेच्छ खंड और एक आर्य खंड, इस तरह से ये एरावत क्षेत्र हुआ। अब ये भी कर्म भूमि है। बिल्कुल ये समझ लीजिए कि जैसा भरत क्षेत्र था वैसा का वैसा ही सेम एरावत क्षेत्र है। वहां पर भी सब ऐसी की ऐसी क्रियाएं होती है जैसे यहाँ पर है, क्योंकि ये भी कर्म भूमि है। ठीक है, इसमें से किसी को कुछ पूछना है? एक बात और है, देखो, ये जो पहला पर्वत था, हिमवन पर्वत, हमारा जो भरत क्षेत्र के पास पर्वत था, उसकी ऊंचाई थी 100 योजन, पर्वत की ऊंचाई। अब इससे बढ़ते हुए क्रम में आएगी। महाहिमवन की दो हाँ, कितनी है महाहिमवन की? 200। दो फिर निषद की 400। हम्म अब इसके बाद फिर घटते हुए क्रम में आएगा। नील की भी 400, हजार फिर रुक्मी की 200 तो और हिरण्यवत की, नहीं इसकी, पर्वत कौन सा है रुक्मी के बाद? शिखरी पर्वत, उसकी फिल्म ऊंचाई कर लो। 100 योजन, ऐसा। तो ये हर चीज ऐसे ही है, बढ़ बढ़ के। हम्म।
इतना समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे बढ़े। समय क्योंकि हो गया है हमारा तो। अब वैसे तो मेरे को इसमें तो वो समझाना था आपको, इसमें हमारे पर वो कहाँ है, जिन मंदिर। देखो ये मिटा दो, हो गया सबका, है ना। हम्म मिटा दें इसको, कुंद हाँ प्रभा। दीदी। हाँ विमलेश जी, हाँ दीदी। हो गया ना ये, इसको मिटा दें, हम दूसरा यहाँ पे बना लें। हाँ दीदी। हाँ दीदी। चलिए। अब ये देखिए, जो जम्बू द्वीप की रचना हमने समझी है ना। हाँ दीदी। अब ये देखिए, ये है जम्बू द्वीप। ये जितनी भी रचना अभी हमने समझी थी इसके अंदर की थी, जम्बू द्वीप के अंदर की। अब हम बाहर पर आ हाँ रहे हैं। दीदी। आज थोड़ा सा हाँ दीदी। 10-12 मिनट थोड़ा आपको लेट होगा, लेकिन बस एक ही दिन की बात है। ठीक है, ये जम्बू द्वीप हो गया। इसके बाहर है लवण समुद्र। जम्बू द्वीप कैसा है, थाली के आकार का, उसके अंदर सब कुछ है। लेकिन लवण समुद्र चूड़ी के आकार का है। तो ये इस जम्बू अच्छा द्वीप के दीदी। बाहर बाहर है लवण समुद्र। इसके बाहर आए तो ये घातकी धात की खंडार। द्वीप, हाँ। दूसरा द्वीप आ गया। धात। पहला द्वीप था, ये दूसरा द्वीप है, घातकी खंड हाँ द्वीप। दीदी। इसके बाहर आए तो ये कालो नदी कालो समुद्र। नदी समुद्र। हाँ दीदी। ये एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ये दूसरा समुद्र। हाँ। फिर हाँ तीसरा दीदी। द्वीप आया इसके बाद, पुष्करात। पुष्कराल। पुष्करात दीदी। हाँ। पहले द्वीप फिर समुद्र, पहले द्वीप फिर समुद्र, इसके बाद फिर समुद्र आएगा तो वो पुष्कर और समुद्र है। लेकिन उसका हाँ हमें कोई दीदी। मतलब नहीं है उससे, तो इसलिए इसको तो मिटा देते हैं हम। इससे हमको कोई मतलब नहीं, इसके आगे से हमको कोई मतलब ही नहीं, है ना। तीसरा, दूसरा और पहला ये मिलकर 3 हो गए। 3 में से, हाँ दीदी। हाँ, हाँ प्रश्न है क्या किसी का? रेणु जी, रेखा जी, अंजू जी, दीदी इसको start एक बार समझा दो बस शुरू से ही। किसको? ये जम्बू द्वीप के अंदर की जो रचना है ना बाहर की, उसको हाँ ठीक है, रेणु जी। एक बार। दीदी मेरे को ना नदियां नहीं समझ में आई। अच्छा, सरोवर में से निकलने वाली नदियां समझाई थी ना अभी, उसमें से हाँ दीदी, नदियां लेकिन निकल। जैसे भाई आप पहला पद्म सरोवर था, तो पद्म सरोवर में से 2 नदियां निकली, गंगा और सिंधु। तो वो हाँ, सीधी 3। भरत क्षेत्र में गई हैं तीन दोनों, तीन या एक सुनो, पहले और आखिरी, इन दोनों क्षेत्रों में से 3-3 नदियां निकल रही है। पहले और अच्छा। आखिरी सरोवर में से 3-3 नदियां निकल रही हैं, बाकी सब में से 2-2 नदियां निकल रही, इस तरह से कुल 14 नदियां हो गई है। नहीं तो दीदी आपने ये बताया ना कि एक नदी तो जा रही है एक क्षेत्र में और दूसरी नदी जा रही है दूसरे क्षेत्र में। हाँ, हाँ। 2 नदी तो एक ही क्षेत्र में जा रही, भरत क्षेत्र में गंगा और सिंधु दोनों नदियां हैं। और हाँ उसी, जी हाँ। मतलब उसी पद्म सरोवर से निकलकर अगले क्षेत्र में जा रही है। कौन सा क्षेत्र अगला? हरि, हरी, हेमवत 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 क्षेत्र दीदी। हेमवत, हाँ, हेमवत हेमवत। क्षेत्र। हेमवत क्षेत्र में जा रही है दूसरी नदी, एक तीसरी नदी। और नदी का नाम है, हाँ, नदी का नाम है रोहितास्या। हाँ ठीक है, गेट भेज दो गेट। आगे समझ में। जी जी अच्छा, उसमें भी 3 निकल रही है, उसमें से भी 3 निकल रही हैं। नहीं, दूसरे में से तो 2 ही निकलेगी, अंतिम वाले में से नहीं, 3 निकलेगी। हाँ एरावत क्षेत्र में भी 3 जा रही हैं हाँ, हाँ। और भरत क्षेत्र में भी 3 है। बाकी सब में से 2-2 है, तो लेकिन एक एक क्षेत्र में जा रही है और एक दूसरे क्षेत्र में जा रही है। सब में ऐसा ही है।
जी जी ठीक है सब में दीदी, ऐसे समझ में आ गया। नदियां तो बहती है ना, तो वो तो किसी भी क्षेत्र में जा हाँ सकती है। तो वो पास के जी, क्षेत्र में जाती है, एक अपने ही क्षेत्र में बहती है, एक पास के क्षेत्र में जाती है, ऐसा एक है। दूसरे के क्षेत्र, ठीक। हाँ बोलिए रेखा जी, अंजू जी जल्दी बोलिए। दीदी मैं तो यही बोल रही, इसको जरा वो ढाई हाँ की कर दीजिए। ठीक है, अंजू जी बोलिए। ये पूछ रही जो आप पहले विदेश क्षेत्र में बता रही थी ना, वो हाँ मिलेज खंड होते हैं, तो वो भी भरत क्षेत्र जैसे ही होते होंगे मिलेज खंड। पूरा वहां भी सब कुछ, धर्म। पूरा सब कुछ भरत क्षेत्र जैसा ही है, एक एक देश में नाम नगरी है, लेकिन वो एक एक पूरा क्षेत्र है पूरा। अच्छा, वहां भी ऐसे हो पूरा, विलेज खंड वहां में। भी चक्रवर्ती है, वहां भी विजयार्थ पर्वत है, वहां पर भी 6 खंड है उनकी, विजय को निकलता है चक्रवर्ती, पूरा वैसे का वैसा ही सब काम है। तो ठीक है दीदी फिर दीदी। विदेश क्षेत्र में तो 32 तो आर्य खंड हो गए हाँ और 160 मलेच्छ खंड हो गए। हाँ। ठीक है दीदी। आरती जी बोलिए जल्दी। दीदी मेरे को यही पूछना था कि मतलब फिर इसमें जो 24 अपने जो तीर्थंकर की जो बात आती है वो कैसे होते हैं, वो समझना है मेरे को। 24 नहीं, जो अपने 20। 20 हाँ 20 वही वो तीर्थंकर अभी होते हैं ना अभी विदेश आने क्षेत्र वाला में। है, उसके लिए थोड़ा देर रखना पड़ेगा, अभी तो 4 तीर्थंकर हुए हैं 20 में से, हाँ 4 तो और आने हाँ, वाले दो हैं। ऊपर दो नीचे। जी जी हाँ ठीक है। मनी जी बोलिए। दीदी ये दीदी क्षेत्र तो 7 है और नदियां 14 है, फिर 3-3 क्यों हो रही है नदियां? 3-3 नहीं हो रही है, दो भरत और ऐरावत क्षेत्र इन दोनों में 3-3 है, बाकी सब में 2-2 है। नहीं तो 14 ही तो है, मतलब नदी 14 है, क्षेत्र 7 है। क्षेत्रों में तो दो दो ही है ना। सरोवर तो 6 हैं, पर्वत, सरोवर 6 हैं, सरोवरों में पर्वत से तो 6 है निकल ना। गया। अच्छा पर्वत 6 है, हाँ अच्छा अच्छा। सरोवर तो सरोवर 6 6 है, ना, लेकिन 6 एक में एक से छह क्षेत्र निकलती है। सरोवर में, 6 हैं। एक भरत हम्म। क्षेत्र में 3, ऐरावत क्षेत्र में 3, कितनी हो गई? अच्छा मतलब ठीक 6। है 6। पर उस सरोवर से निकलती है, जो भरत क्षेत्र वाला जो सरोवर है उसमें से 2 निकल रही है। आप उसमें देखोगे ना, आप मैप जो बनाया अभी आपने, उसमें पूरा क्लियर समझ हाँ हाँ किस तरह से नदियां हुई है। हाँ बोलिए ठीक है जी। अभिलाषा जी जल्दी। जी आपने बोला ये 32 नगरियों में हमेशा भोग भूमि रहती है, विदेश क्षेत्र की नहीं 32 बोला, नहीं नगरियों में। बोला, ध्यान से सुनो आप। केवल देव पूर्व और उत्तर पूर्व में भोग, देवपुरी उत्तर बाकी पूर्व सब में में। कर्म भूमियां रहती हमेशा। ठीक है। नहीं तो इसमें जैसे आपने बोला कि इसमें वैसे ही 5 खंड होते हैं, 6 खंड होते हैं, तो हम्म। वहां पर हमेशा जैसे भरत क्षेत्र में रहता है, आर्य खंड में हमेशा 5वां काल रहता है, ऐसे वहां पर भी ऐसे हाँ ही होता हाँ होगा, हाँ काल हाँ। परिवर्तन होता होगा। महाकाल परिवर्तन नहीं होता, हमेशा चौथा काल ही रहता है। विदेश तो क्षेत्र वहाँ में। 6 खंड दीदी आपने बताया, वहाँ आर्य खंड और 5 मलेच्छ खंड होते, तो तो भी वहाँ हमेशा काल तो भी परिवर्तन काल ही चौथा होता, ही रहता है। चौथा ही रहता। ठीक है, चलिए जी अब इस पर आ जाइए जल्दी ठीक से। है। ये जो जम्बू द्वीप की रचना हमने अभी बनाई है, आपने अपने अपनी अपनी कॉपियों में, वो इसके अंदर आ गई, हम्म पूरी समाहित हो गई। हम्म। ठीक है। और इस जम्बू द्वीप से बाहर हम आए तो लवण समुद्र है ये, पहला जो समुद्र है वो लवण समुद्र है। और उससे और बाहर आए तो ये घाटकी खंड नाम का दूसरा द्वीप है। पहला जम्बू द्वीप था, दूसरा घाटकी खंड है। उसके बाद और बाहर आए तो कालोदधी समुद्र है। उसके बाद और बाहर आए तो ये पुष्करवर पुष्कर। द्वीप है। अब इसको थोड़ा आप ध्यान से देखना, जो अंतिम द्वीप है पुष्कर, अंतिम नहीं है, मतलब ये तो ऐसे ऐसे तो असंख्यात है, एक के बाद एक के बाद एक असंख्यात द्वीप समुद्र है ना, हमने पहले ही दिन समझ लिए थे वो सारे द्वीप समुद्र। उसमें से हमने 16 के नाम भी याद किए थे। ठीक है। तो ये जो तीसरा है पुष्कर द्वीप, अब इसको आप ध्यान से देखना। मंजू जी आपका प्रश्न था ना, इसमें देखिए, इसके बिल्कुल बीचों बीच में ये पर्वत है। और कहां तक है? पूरी दूर। पूरा। पूरे पुष्करवर द्वीप में एक पर्वत है जिसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। मनुष्य केवल इस मानुषोत्तर पर्वत तक ही जा सकता है, चाहे वो विद्याधर हो, चाहे राजा हो, चाहे मुनिराज हो, कोई भी हो, इस पर्वत से आगे कोई भी नहीं जा सकता। मनुष्य मनुष्य केवल यहां तक ही है। न कोई उत्पन्न हो सकता है, न कोई जा सकता है इसके आगे।
मानुषोत्तर पर्वत के आगे, तो केवल मानुषोत्तर पर्वत। तो अब हमारे पास कितनी चीजें बची हैं? तो 2.5 द्वीप बचे हैं। एक द्वीप जम्बू द्वीप, दूसरा द्वीप, आशीष चौधरी, क्या इसको ठीक करा दूंगा? कौन सी, यही किताब? कौन सी? हाँ इसको आरती पेज जी निकाल अपना दो। म्यूट कर लीजिए। पहला द्वीप जम्बू सॉरी। द्वीप, दूसरा कौन सा है घात मनीष की जी? खंड। घात की खंड द्वीप। घात की खंड द्वीप। और तीसरा कौन सा है? पुष्कर द्वीप। पुष्करवर द्वीप। पुष्करवर द्वीप का आधा ही भाग हमें मिल रहा है, इसलिए उसको हम पुष्करार्ध बोलते हैं। ठीक है, पुष्करार्ध, पुष्कर का आधा, पुष्करार्ध। ये 2.5 द्वीप है। अब जो जम्बू द्वीप था, जिसकी हमने रचना देखी थी सारी, भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र वगैरह सब देखे थे ना, तो ये भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप तो हमारा कितने योजन का है? 1 लाख। जम्बूद्वीप है हमारा 526 6/19। 1 लाख योजन नहीं का। नहीं, ये तो भरत क्षेत्र है। हाँ, हाँ भरत क्षेत्र अभी तो एक। जम्बू द्वीप की बात कर रहे हैं। हाँ 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 1 हाँ, लाख योजन। 1 लाख 1 लाख योजन। योजन। ये पूरा 1 लाख योजन है, यहाँ लिख लीजिए आप, 1 लाख योजन जम्बू द्वीप। इसके बाद में जो दूसरा, समुद्र को छोड़ दो, जो, चलो समुद्र, हाँ चलो समुद्र को छोड़ दो, दूसरे द्वीप पर आ जाओ। अगर समुद्र को भी गिनोगे तो समुद्र कितना लाख योजन है? 2 लाख। 2 2 लाख। लाख योजन। तो 2 लाख योजन हो गया। फिर तीसरा जो दूसरा द्वीप आया है घाट की 4 खंड, लाख। वो कितना हो गया? 4 4 लाख लाख योजन। योजन। कितना? 4 लाख योजन। 4 लाख, 4 लिख लीजिए। फिर इसके बाद जो समुद्र आया वो कितना हो गया? 8 8 लाख 8 लाख योजन। योजन। आठ कालीद्वीप लाख समुद्र। फिर इसके बाद जो द्वीप आया वो कितना हो गया? 16 पुष्करवर लाख। द्वीप 16 लाख 16। योजन, लेकिन पुष्करार्क द्वीप 8 लाख योजन। पुष्करवर द्वीप 16 लाख योजन का है, लेकिन उसमें से बीच में मानुषोत्तर पर्वत आ गया है, तो वो हमारे हाँ। हिस्से में मतलब 8 लाख योजन का ही बचा। तो प्लस हम 8 ही करेंगे उसको, ये इतना सब। अब जो रचना जम्बू द्वीप में है, देखो अब हमारे पास ये 2.5 द्वीप है। अब ये जम्बू द्वीप की रचना तो हमने देख ली, लेकिन ये जो बाकी के हैं, घाट की खंड और पुष्करवर द्वीप, इसके बीच में ईश्वाकार पर्वत है, यहाँ भी और यहाँ भी। दो तरफ ईश्वाकार पर्वत है, उत्तर में और दक्षिण में ईश्वाकार पर्वत है। इस ईश्वाकार पर्वत के क्या हुआ है, ये कि बिल्कुल समुद्र से इसका तट लगा हुआ है पर्वतों का, इस समुद्र से लेकर इस समुद्र तक, ये भी इस समुद्र से लेकर इस समुद्र तक। तो ये बिल्कुल आधे आधे हो गए, आपस में कोई कनेक्शन नहीं। तो जो जम्बू द्वीप की रचना थी अंदर की, कितने, 6 पर्वत, 7 क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र, ये सब थे ना, वो पूरी रचना यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक। और वैसी की वैसी रचना फिर से यहां से लेकर यहां तक है, तो डबल रचना हो गई। जम्बू द्वीप में एक भरत क्षेत्र था और एक एरावत क्षेत्र था, यहाँ पर एक भरत क्षेत्र इधर हो गया और एक एरावत क्षेत्र इधर हो गया। तो अभी और क्लियर आएगा आपको समझ में। ये जो ईश्वाकार पर्वत थे उसके कारण 2 टुकड़े हो गए इसके। किसकी बात चल रही है? घात की खंड द्वीप की बात चल रही है। जो 2 टुकड़े हुए उसमें आधे में तो पूरी जो रचना जम्बू द्वीप की है वो है। अब ये कितना है, घात की खंड 4 लाख योजन का है ना हमारा, ये तो 1 लाख योजन था, तो 4 लाख में से 2 लाख इधर हो गए और 2 लाख इधर हो गए। समझ रहे हो बात को? समझ में आ रहा है? 4 लाख योजन का है तो 2 लाख इधर के रह गए और 2 लाख इधर के हो गए। तो इसमें जो जो रचनाएं हो रही है, जैसे भरत क्षेत्र था यहाँ पर जम्बू द्वीप में, तो 1 लाख योजन का कौन सा भाग था भरत क्षेत्र? अभी बताया था ना सुषमा जी आपने।
ये तो इसका जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का, और इसका घात के खंड के 2 हो गए। भारत क्षेत्र का कितना योजन का बताया था? 526 6/19। हाँ, हाँ, और 6 जो 19 526 6/19 6/19 मतलब 19 में से हाँ छठवां भाग 500 हाँ योजन है ना, योजन है ना, इस योजन का यहाँ पे हाँ भारत 500 क्षेत्र। समय तो बहुत हो गया हमारा, और अब ये चलो ढाई द्वीप हम कल ही समझेंगे अब क्योंकि इसकी भी बैटरी जा रही है, लैपटॉप की बैटरी भी जा रही है, तो ये वापस बनाकर हम ढाई द्वीप कल और समझकर इसको फिर पूरा करेंगे, क्योंकि बाकी के तीर्थंकर भी हमें देखना है, और ये जो रचना है वो कैसे डबल डबल हुई है वो भी हमें देखना है। तो अभी हम यहीं पर विराम लेते हैं, समय अधिक हो गया है। चलिए जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी सो वाणी सके जिनवाणी माता की जय। महान जैन जैन धर्म धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय हो। जय जय जिनेंद्र, सभी को जय जय जिनेंद्र। जय सभी को जय